नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 21 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है काफ़ी हद तक जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है उस पर आधारित है। इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं इसमें से वे स्टैटिक जीके पर आधारित हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तथा इस वीडियो में हमने जीके के भी प्रश्नों को सम्मिलित किया और जीके के प्रश्नों के साथ साथ हमने जो है करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और हमारी जो आज की टेस्ट सीरीज है 21वें नंबर की उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो संतुष्ट पोर्टल है यह लॉन्च किया है हाल ही में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जो हमारा है इसके द्वारा हाल ही में जो संतुष्ट पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जो प्रतिष्ठित आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2020 है उससे किसे सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2020 के लिए जो आयुर्वेद रत्न अवार्ड है यह दिया गया प्रताप चौहान को। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, प्रताप चौहान को 2020 के लिए जो प्रतिष्ठित आयुर्वेद रत्न अवार्ड है यह कहाँ पे दिया गया है, तो ब्रुसेल्स में। कहाँ पे, तो ब्रुसेल्स में दिया गया है यह अवार्ड किसको, तो प्रताप चौहान को। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का जो 13वां बंदरगाह है वह किस राज्य में बनाया जाएगा। यह एग्जाम में आपके प्रश्न जो है 100% पूछा जाएगा। तो भारत का जो 13वां बंदरगाह है यह बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में तथा इस बंदरगाह का नाम है बधावन बंदरगाह। क्या नाम है, तो इस बंदरगाह का नाम है बधावन बंदरगाह तथा यह बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। इसी तरह से यह भारत का जो 13वां सबसे लेटेस्ट भी बंदरगाह हो गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम था क्रिस्टीना कोच, इन्होंने कितने दिनों तक अंतरिक्ष में समय बिताया, मतलब कितने दिन ये अंतरिक्ष में रहकर वापस पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौट आई हैं। तो जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच, इन्होंने टोटल 328 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं और ये सफलतापूर्वक हाल ही में जो है पृथ्वी पर वापस आ गई हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 328 दिन। इनका नाम है क्रिस्टीना कोच तथा ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी को क्या कहते हैं, तो नासा। क्या कहते हैं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी को कहते हैं नासा। तथा भारत की स्पेस एजेंसी उसको हम क्या कहते हैं, इसरो कहते हैं। क्या कहते हैं, इसरो कहते हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में वी थिंक डिजिटल नामक जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में जो वी थिंक डिजिटल नामक प्रोग्राम है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह जो प्रोग्राम है यह शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फेसबुक के द्वारा जो है हाल ही में वी थिंक डिजिटल नामक जो प्रोग्राम है यह शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक के मालिक कौन है, मार्क जकरबर्ग। कौन है, तो मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के मालिक हैं। तथा ट्विटर के सीईओ कौन है, जैक डॉर्सी। कौन है, तो जैक डॉर्सी जो हैं ये ट्विटर के सीईओ हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। कौन है, सत्या नडेला हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध राजनेता के नाम पर रखा गया है। तो जो प्रवासी भारतीय केंद्र था इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो सुषमा स्वराज हमारे पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं तथा इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो सुषमा स्वराज के नाम पर जो है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम रखा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुषमा स्वराज। तथा अरुण जेटली के नाम पर भी एक संस्थान का नाम रखा गया है। किसका, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NIFM कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये आपको मिलेगा फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में। तथा इसी का नाम जो है बदल कर किसके नाम पर रखा गया है, तो अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। ये दोनों जो राजनेता हैं इन दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के चक हाओ चावल, जिसको हम ब्लैक राइस के नाम से भी जानते हैं, तो आपको बताना है कि किस राज्य का ये चक हाओ चावल है जिसको हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि GI टैग दिया गया है। तो हाल ही में चक हाओ चावल को GI टैग दिया गया है। यह कहाँ का है, तो मणिपुर का यह चावल है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। तो आप इसे याद रखिएगा, मणिपुर का यह चावल है
चक हाओ चावल, जिसको हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जो मणिपुर राज्य, इसमें भारत का पहला जो प्लांट क्लिनिक है यह भी खोला गया। भारत का पहला जो प्लांट क्लिनिक है यह मणिपुर में ही खोला गया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा यहाँ पे एक इनिशिएटिव, एक पहल चलाई गई जिसका नाम है खुडोल पहल। ये आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। तो खुडोल जो पहल थी यह मणिपुर सरकार के द्वारा चलाई गई थी। मतलब कोरोना वायरस की जो महामारी फैली है, इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जो ज़रूरतमंद थे उनको जो है आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए यह जो इनिशिएटिव है स्टार्ट किया गया था। इस इनिशिएटिव की जो सराहना है वह यूनाइटेड नेशन ने की, तो इस कारण से यह न्यूज़ में चला आ रहा है। तो इसी कारण से तो यह जो प्रश्न है यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। खुडोल इनिशिएटिव किस राज्य का इनिशिएटिव है जिसको यूनाइटेड नेशन ने सराहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर के द्वारा यह इनिशिएटिव चलाया गया था, खुडोल इनिशिएटिव। इसके साथ जो खुडोल मतलब खोंग जॉम डे है, आप ध्यान दीजिएगा। मणिपुर राज्य के द्वारा खोंग जाम दिवस मनाया जाता है कब? तो जो मणिपुर राज्य है इसके द्वारा खोंग जाम दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ के एक व्यक्ति हैं थांग जाम धवाली सिंह, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ के एक व्यक्ति हैं थांग जाम धवाली सिंह, ये न्यूज़ में क्यों चल रहे हैं? तो इनको जो जापान की गवर्नमेंट है इन्होंने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का खिताब दिया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का जो खिताब है जापान की गवर्नमेंट के द्वारा वह दिया गया है थांग जाम धबाली सिंह को। तथा ये कहाँ के हैं? तो ये हैं मणिपुर के, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, नाओमी ओसाका का संबंध किस खेल से है? तो नाओमी ओसाका का संबंध है टेनिस से, तथा इन्होंने हाल ही में यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब भी जीत लिया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यूएस ओपन 2020 महिला एकल का जो खिताब है इन्होंने जीत लिया है। इनका नाम है नाओमी ओसाका और ये टेनिस खेलती हैं तथा ये किस देश की हैं? तो जापान की ये रहने वाली हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेट थी 1913 की। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है क्या दिया गया था? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया था। किस वर्ष? तो 1930 में। आपको पता होगा जो है रमन प्रभाव की खोज जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी, इसी कारण से इनको भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तथा कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया था? तो 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ? तो मलाला यूसुफजई के साथ। इसके बाद वीएस नायपाल को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो दिया गया था नायपाल जी को 2001 में। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। तो चारों भारतीय हैं, इन चारों लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। पहले हो गए रविंद्रनाथ टैगोर, ये पहले भारतीय थे जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था 1930 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। किसके साथ? तो मलाला यूसुफजई के साथ। और वीएस नायपाल को साहित्य में दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2001 में। अगला प्रश्न हमारा है, पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत और अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत और अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी इन दोनों लोग को जो है दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, झुका हुआ जो झंडा होता है यह किसका प्रतीक होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो झुका हुआ जो झंडा होता है यह किसका प्रतीक होता है? तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है झुका हुआ झंडा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो झुका हुआ झंडा होता है यह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। अगला प्रश्न हमारा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये काफ़ी फेमस बुक हैं। तो आपको बताना है कि ये दोनों जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? तो ये दोनों फेमस बुक हैं किसकी? तो अरुंधति रॉय की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये दोनों प्रसिद्ध पुस्तकें हैं अरुंधति राय की। तथा नेल्सन मंडेला की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह कई बार एग्जाम पूछी गई है।
ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो फेमस बुक है यह किसकी है? तो यह है नेल्सन मंडेला की। एम एस स्वामीनाथन क्यों फेमस है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है क्या? तो एम एस स्वामीनाथन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। क्या है? टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड एम एस स्वामीनाथन की प्रसिद्ध पुस्तक है। तथा लाल कृष्ण आडवाणी की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? माई कंट्री माई लाइफ। क्या नाम है? माई कंट्री माई लाइफ जो है इनकी फेमस बुक है लाल कृष्ण आडवाणी की। तो चारों लोगों की फेमस पुस्तकें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये फेमस बुक है अरुंधति राय की। और नेल्सन मंडेला की फेमस पुस्तक का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है यह नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। और एम एस स्वामीनाथन की पुस्तक का नाम है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। और लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, और पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर पूरे भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, और केवल उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर। और गोल्डन सिटी को किस नाम से हम जानते हैं? और सॉरी, अमृतसर को हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। मैंने आंसर बता दिया आपको। तो अमृतसर को जो है गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कैथी पैसिफिक एयरवेज आपको बताना है यह किस देश की विमान सेवा कंपनी है? तो कैथी पैसिफिक एयरवेज किस देश की विमान सेवा कंपनी है? तो हांगकांग की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हांगकांग। अगला प्रश्न हमारा है मोसाद किस देश की जो है गुप्तचर एजेंसी है? आपको बताना है कि जो मोसाद है यह किस देश की गुप्तचर एजेंसी को कहते हैं? तो मोसाद इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इजराइल की। और भारत की कौन कौन सी गुप्तचर एजेंसी हैं? तो रॉ हो गई और आईबी हो गई, ये दोनों गुप्तचर एजेंसी हैं भारत की। अमेरिका की कौन है? तो CIA हो गई और FBI हो गई, तो आपको पता होना चाहिए। और यूके की कौन है? तो MI जो है यूके की गुप्तचर एजेंसी को कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बुंडेस टैग, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा बुंडेस टैग। तो आपको बताना है कि किस देश की संसद को हम बुंडेस टैग के नाम से जानते हैं? तो जर्मनी की संसद को हम बुंडेस टैग के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन की संसद को हम संसद कहते हैं। ड्यूमा किस देश की संसद है? तो जो ड्यूमा है यह ड्यूमा किस देश की संसद है? तो रूस की संसद को हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। और मजलिस किस देश की संसद है? तो ईरान की संसद को हम मजलिस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की कौन सी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अलग करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 38वीं जो समानांतर रेखा है यह उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। वही मैगीनाट रेखा जो किसको अलग करती है? तो जो मैगीनाट रेखा यह जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। किसको? तो जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है मैगीनाट रेखा। वही 49वीं समानांतर रेखा किसको अलग करती है? तो 49वीं जो समानांतर रेखा है यह अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। जो मैगीनाट है यह जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। जो 49वीं समानांतर रेखा यह अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। और जो 38वीं समानांतर रेखा है यह उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। अगला प्रश्न हमारा है रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ब्रिटेन की जो समाचार एजेंसी है उसको हम रॉयटर्स कहते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। रॉयटर्स जो है यह समाचार एजेंसी कहाँ मिलेगी आपको? तो मिलेगी ब्रिटेन में। तथा चीन की समाचार एजेंसी दो न्यूज में चल रही, पहली तो हो गई सिन्हुआ हो गई और दूसरी हो गई आपकी ग्लोबल टाइम्स। ये दोनों काफ़ी न्यूज में चल रहे हैं, तो आपको याद रखना है ग्लोबल टाइम्स और जो सिन्हुआ है ये दोनों समाचार एजेंसी कहाँ की हैं? तो चीन की हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है सुपर मॉम के नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो सुपर मॉम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैरी कॉम को हम कहते हैं सुपर मॉम, और पीटी उषा को कहते हैं हम उड़न परी। क्या कहते हैं? पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी और सुपर मॉम कहा जाता है मैरी कॉम को। अगला प्रश्न हमारा है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल का आपको बताना है हेडक्वार्टर यह जो है
आपको बताना है कि बास्केटबॉल की जो उच्च गवर्निंग संस्था होती है जिसको हम फीबा के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय आपको बताना है फीबा का मुख्यालय किस जगह पे है। तो आपको फीबा का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो फीबा का आपको मुख्यालय मिलेगा मीस शहर में। मीस शहर है स्विट्जरलैंड में, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मीस में जो है आपको फीबा यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन या बास्केटबॉल की सबसे उच्च गवर्निंग संस्था है फीबा। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? तो मीस शहर है स्विट्जरलैंड में, यहीं पे। वहीं कुआलालंपुर में किसका हेडक्वार्टर है? तो आपको मिलेगा बैडमिंटन की जो उच्च संस्था होती है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। आप याद देखिएगा BWF जो है, आपको याद रखना है BWF जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मलेशिया के कुआलालंपुर में। और लुसाने में किसका हेडक्वार्टर है? तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो लुसाने में आपको हेडक्वार्टर किसका मिलेगा? तो लुसाने में किसका हेडक्वार्टर है? थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, आपको अगर पता होगा तो आप बताइएगा कि जो लुसाने शहर है स्विट्जरलैंड का, इस यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है। वहीं अगर हम लंदन की बात करें, लंदन में किसका हेडक्वार्टर है? तो लंदन में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा लॉन टेनिस का। लॉन टेनिस जो संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जिसको हम कहते हैं ITF, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ITF जो है, ITF में आपको ITF कहने की इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन शहर में। तो आपको तीनों मैंने आपको बताया, मिस शहर स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा फीबा का हेडक्वार्टर, कुआलालंपुर मलेशिया में आपको मिलेगा बैडमिंटन की जो उच्च गवर्निंग संस्था BWF को हम कहते हैं क्या? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कुआलालंपुर में। लंदन में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का। बस आपको बताना कि लुसाने जो शहर है स्विट्जरलैंड का, यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है भारतीय विज्ञान संस्थान किस जगह स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे IISc की बात हो रही है, तो IISc कहाँ पे है? तो यह आपको बेंगलुरु में मिलेगा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बेंगलुरु। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस वंश ने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है? तो इसमें से किसके द्वारा जो है पर्याप्त योगदान दिया गया है? तो जो तीनों हैं, होयसल हो गया, चोल हो गया और चालुक्य, इन तीनों ने जो है द्रविड़ वास्तुकला के विकास में पर्याप्त अपना योगदान दिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, चेतक। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है जो विश्व क्षय रोग दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व क्षय रोग दिवस है मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 मार्च। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था यह किन दो देशों की टीमों के मध्य खेला गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञान, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा कौन सी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा को हम कहते हैं दिरहम। नगुल्ट्रम है भूटान की करेंसी, भूटान की मुद्रा को हम कहते हैं नगुल्ट्रम। तोमान नई सबसे लेटेस्ट की करेंसी है ईरान की, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा जो टाइटैनिक जहाज था इसका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो जो टाइटैनिक जहाज था यह बनाया गया था आयरलैंड में। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस, यहाँ पे चारों ऑप्शंस गलत हैं। तो आयरलैंड का एक शहर था बेलफास्ट। कहाँ? आयरलैंड में एक शहर है बेलफास्ट, यहीं पे जो है टाइटैनिक जहाज का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वेस्टर्न घाट से इसमें से कौन सी नदी निकलती है? तो जो कावेरी नदी है इसको यह उत्तर मतलब जो वेस्टर्न घाट हमारा जो पश्चिमी घाट है यहाँ से निकलती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो कावेरी नदी है यह पश्चिमी घाट से निकलती है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है RBI का जो नेशनलाइजेशन है, जो राष्ट्रीयकरण है, यह कब किया गया था? तो डेट थी 1 जनवरी की, वर्ष था 1949 का। तो 1 जनवरी 1949 को जो है RBI का नेशनलाइजेशन किया गया था। RBI हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारी 21वें नंबर की टेस्ट सीरीज थी उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको देखिए बहुत ही बेहतर ऑफर है, आपको 20% तक का ऑफ मिलता है अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी दिल्ली पुलिस के लिए भी कर रहे हैं, एसएससी किसी कैटेगरी के ले रहे हैं अगर वो नॉन टेक्निकल में आता है। तो यहाँ पे आप कोड यूज करेंगे wimleys@14 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उसका यूज करेंगे तो आपको 20% तक का ऑफ मिल जाएगा। कोड ध्यान रखिए wimleys@14 यूज करना है और जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। और किसी भी तरीके के डिटेल्स चाहिए तो देखिए नीचे नंबर भी दिया हुआ है 85858585, ठीक है। इस पे जो है आप कॉल करके जो भी आपको अगर कुछ अदर डिटेल्स चाहिए होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।